नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान संभव हो सकता है। हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री बन सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सबसे आगे चल रहा है। सीएम का नाम हालांकि हाईकमान तय करेगा, यह कांग्रेस पार्टी ने कल ही साफ कर दिया था। डिप्टी सीएम के नाम पर भी विचार चल रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह ऐलान होगा। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रेस में सबसे आगे वो चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। कल भी हमने देखा था, नारेबाजी हुई थी। विधायकों से जो पर्यवेक्षक थे, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने विधायकों से बातचीत की थी। उसके बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जो हाईकमान का फैसला होगा उसे ही माना जाएगा। जिसका नाम हाईकमान तय करेगा उसे ही सीएम बनाया जाएगा और थोड़ी देर के बाद ऐलान हो सकता है। फिलहाल जो खबरें आ रही है वो यही कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह भी खबरें आ रही है कि डिप्टी सीएम की पोस्ट भी क्रिएट की जा सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं प्रतिभा सिंह के समर्थन में। और जो की खबर बता रहे थे सूत्र, उनके हवाले से यह पता लग रहा था कि 22 विधायकों का समर्थन सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्राप्त है। वहीं 14 विधायकों का समर्थन जो है वो प्रतिभा सिंह के साथ है। 4 विधायक न्यूट्रल हैं। 40 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास इस समय। कल ये खबरें भी आ रही थी कि पार्टी में टूट भी हो सकती है, उसको भी बचाने की कवायद थी। लेकिन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हाईकमान जिसके नाम पर मोहर लगाएगा वो सबको मंजूर होगा नाम, और साथ ही साथ उसको ही हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर कशमकश होती हुई नजर आ रही है प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में। कुछ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर प्रतिभा सिंह राजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के दो बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश से, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, दोनों के बीच में यहां पर जोर आजमाइश, दोनों के बीच में रेस चल रही है। हाईकमान किसका नाम तय करेगा, यह बड़ा सवाल है। किसको हिमाचल प्रदेश की जो कमान है वो दी जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीर कुछ देर बाद साफ हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो सस्पेंस है वो फिलहाल बना हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक है वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थक में नारे लगा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद ऐलान हो सकता है नाम का कि अगला सीएम कौन होगा हिमाचल प्रदेश का। डिप्टी सीएम के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया जाएगा। हाईकमान ने नाम तय कर लिया है, लेकिन विधायक दल की बैठक होगी, इसमें औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ी चीज यही है कांग्रेस के सामने, सबसे चैलेंजिंग तस्वीर जो कांग्रेस के सामने वो यही है कि विधायकों को किस तरीके से एकजुट रखा जाए। बड़ी मुश्किल से एक उत्तर भारतीय राज्य की कमान मिली है कांग्रेस को, और उसको बनाए रखना, सजोए रखना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि यह माना जा रहा था, बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि उत्तर भारत में बहुत मुश्किल रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी एक अहम जीत कांग्रेस के पाले में आई। लेकिन किस तरीके से यहां पर विधायकों को मना पाएंगे, किस तरीके से एक यूनैनिमस डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, एक मत से डिसीजन लिया जाएगा, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो सबको स्वीकार्य भी होना चाहिए, वरना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हालात यहां पर हो सकते हैं। थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हाईकमान ये नाम तय करेगा। विधायक दल की बैठक में इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि हाईकमान की पहली पसंद कौन है। बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ये भी खबरें आ रही हैं 22 विधायकों का समर्थन सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। खबरें यह भी है कि 14 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ हैं। जसवीर हमारे सहयोगी हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, कुछ पिक्चर क्लियर हो पाई है, तस्वीर क्लियर हो पाई है, क्या हलचल वहां पे आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को अनाउंस कर दिया है स्कूल चेहरे के लिए जी। तो सीएम के घर के ऊपर भी अभी जश्न का माहौल देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तो
जो प्रतिभा सिंह के समर्थक थे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं कि प्रतिभा सिंह आप आगे बढ़ो। जसवीर आप ये कह रहे हैं कि नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, सुखविंदर सुक्खू के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है सीएम के लिए? सुक्खू का नाम था ये, अंदर से अभी उसके सरकारी पुस्तकों की उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पर लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जो एक दो बंदे बाहर निकले, जो एक दो विधायक निकले, उन्होंने बताया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया है, पर अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें वो बताया जाएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। जसवीर, क्या चीज फेवर में गई सुखविंदर सिंह सुक्खू के? क्योंकि प्रतिभा सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा, पूर्व सीएम की वाइफ भी रह चुकी हैं, काफी चुनाव प्रचार की भी कमान उन्होंने संभाली हुई थी, एक बड़ा फेस है, तो क्या फेवर में गया सुखविंदर सिंह सुक्खू के? अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह अभी वो एमपी है, वो विधायक जो मत पास हुआ है, उनका ये कहना है कि जो भी विधायक होगा उनमें से ही सीएम बनेगा। तो ये बातें सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में हुई, और सबसे बड़े बात कि वो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और दूसरी बात, जो प्रतिभा सिंह है, तो लोगों का कहना है कि वो अब ज्यादा दौड़ भाग कर नहीं सकते क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वीरभद्र का 60 साल का जो सफर था उसका उनको फायदा मिलना था, पर जो आजकल देखने को मिला है, वो चाहते हैं कि जो सीएम भागदौड़ कर सकता है उसी को बनाया, और आला कमान भी यही चाहता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही ये कमान दी जाए। जसवीर, इसमें दो चीजें और हैं। क्या प्रतिभा सिंह को अगर सीएम प्रपोज किया जाता या उनको आगे किया जाता, शायद परिवारवाद ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता, इससे भी कांग्रेस पार्टी बचना चाहती है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वीरभद्र सिंह, वो भी सीएम रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। बिल्कुल, उन्होंने 7 साल राजनीति की है। 7 साल राजनीति बहुत बड़ा सफर होता है, और लगभग आधे हिमाचल पे उनका कब्जा था, पर जो अभी तक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का हमेशा को देखने को मिला है कि हमेशा दो बड़े चेहरे खड़े करते हैं ताकि आला कमान का उसमें रोल बना रहे, और लोग ये चाहते हैं कि आला कमान ही जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है, क्योंकि अगर कोई बड़ा चेहरा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा देखने को मिला है कि जितने बड़े चेहरे हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं और आला कमान की कोई पूछ नहीं होती। पर यहाँ पे भी हिमाचल में भी यही देखने को मिला, उन्होंने 2 बड़े चेहरे खड़े कर दिए, जिसकी वजह से सारा फैसला आला कमान के ऊपर आ गया, और ताकि अभी आला कमान ने चिट्ठी ही भेजी है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही हिमाचल का सीएम बनाया जाएगा। चलिए जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी जसवीर हमें बता रहे थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर ऑलमोस्ट मोहर लग चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं गुजरात से। गुजरात बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए हैं। कनू देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, विधायकों ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल को नेता चुना। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भी भूपेंद्र पटेल के नाम पर ही लड़ा था। 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो यह भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एक औपचारिकता होती है, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता चुना जाता है। भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है, उनको नेता चुन लिया गया। कनू देसाई ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से उसे पारित कर दिया। भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि उससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। और विधायक दल की बैठक के बाद बोले भूपेंद्र पटेल, गुजरात की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा था, क्योंकि जो चुनाव प्रचार था उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर रही। गुजरात की जनता ने विकास पर मोहर लगाई है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित हो गई है, यह भी कहना है भूपेंद्र पटेल का। हम संकल्प पत्र पर काम करेंगे, जो कि मैनिफेस्टो होता है, उसे संकल्प पत्र कहते हैं बीजेपी, तो वो कह रहे हैं कि उस पर भी काम करेंगे। जनता को विकास वाली राजनीति पसंद है, ये कहना है भूपेंद्र पटेल का। और जैसे कि आप जानते हैं कि कैंपेनिंग का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहा था। उन्होंने बहुत लंबे रोड शोज किए थे, रैली की थी। भूपेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र भाई नहीं
સંકલ્પ છે કે ગુજરાતને વિકસિત જે દેશો છે એની હરોળમાં લઈ જવું છે. એ હરોળમાં લઈ જવા માટેનો પ્રયત્ન દરેક ધારાસભ્ય, અમારા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી આર પાટીલજીથી માંડીને બધા જ સાથે રહી, એટલે સરકાર અને સંગઠન સાથે રહી અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં ફરીથી ભારતીય जनता पार्टी खूब सारी रीते काम करશે. भूपेंद्र पटेल की आपने बात सुनी. गुजरात से बढ़ते हैं यूपी की तरफ. यूपी में सोशल मीडिया पर बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो खूब हो रही है. इसी बीच हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की. पूरे विवाद पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी. सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पान मसाला से शुरू हुआ मामला वोदका तक पहुंच गया है. किस तरीके की राजनीति ये हो रही है और ट्विटर हैंडल के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है? देखो, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी. अखिलेश जी ने शुरुआत की, और शुरुआत की तो उन्होंने किस प्रकार का, मतलब एक अनर्गल बात करते हुए कि पान खाए रहते हैं संसद में और कन्नौज के विकास का मुद्दा नहीं उठाते हैं. तो मैंने उनको जवाब दिया कि अखिलेश जी 12 साल, उनकी पत्नी 7 साल, 19 साल दोनों मिलकर सांसद रहे. से पहले भी कन्नौज से समाजवादी पार्टी का सांसद रहे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता. फिलहाल इन 19 साल में अखिलेश जी ने कन्नौज के विकास का कौन सा मुद्दा उठाया, उनकी पत्नी ने कौन सा मुद्दा उठाया, जरा स्पष्ट करें. मैंने तो उठाया है, चूँकि संसद में आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड में होता है. मैंने कन्नौज को रेलवे के से बड़े ट्रैक से जोड़ा जाए, तो कन्नौज को सीधी लाइन लखनऊ और दिल्ली से जोड़ दी जाए, और साथ ही साथ कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिले. छिबरामऊ, कन्नौज से छिबरामऊ होते हुए मैनपुरी जोड़ी जाए, जिसका सर्वे भी शुरू हो गया है. कन्नौज से सीधी लाइन हरदोई को जाए, कन्नौज से विधुना होते इटावा को जोड़ दिया जाए, और साथ ही साथ कन्नौज से रसूलाबाद होते हुए और इसको सीधे झिंझक या कानपुर से जोड़ दिया जाए. ये भी डिमांड मैंने कन्नौज के रेलवे के विकास के लिए रखी है. और इसके साथ ही साथ कन्नौज में आलू की खेती होती है, तो आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि आलू फेंकने की नौबत ना आए. ये भी मुद्दा मैंने रखा है. साथ ही हमारे कन्नौज में मक्के की 2 फसलें होती हैं, तो 2 फसलें होने के कारण से एक पानी का अधिक दोहन होता है, तो जिस कारण से वहाँ ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था हो, ताकि वहाँ के ऊपर जल का दोहन अधिक ना हो, तो जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है. और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कन्नौज में फूलों की खेती होती है. इत्र का बहुत प्राचीन उद्योग है, तो कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी बने ताकि पूरे दुनिया भर की फसलों का रिसर्च कन्नौज में, सुगंधित फसलों का रिसर्च कन्नौज में हो, और इसका सीधा लाभ हमारे कन्नौज के किसानों को हो. तो ये सारे डिमांड हमने, इसके अतिरिक्त भी और भी कई विषय हमने संसद में उठाए हैं कन्नौज से जुड़े हुए. अगर अखिलेश जी या उनकी पत्नी ने कोई उठाए हों तो सार्वजनिक स्पष्ट करें. मैंने जो भी उठाया मैं भी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर डाल दूंगा. अब देखो, यही एक विषय होता है कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग निजी जीवन की चर्चा तो करते नहीं और करना भी नहीं चाहिए, और लेकिन उन्होंने किया है, तो फिर इसीलिए मैंने कहा है कि उनको वोदका पीना छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि ठीक रहे. धन्यवाद. कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली. पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या और धमकी मिलने का सिलसिला जारी है. कुछ दिन पहले ही शिवसेना नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद से मामला और गरमाया हुआ है. इसी बीच शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंगत राम मुंडे से हमारे संवाददाता गौरव मिश्र ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने मैसेज कर जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं. पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं, अभी हाल ही में पंजाब में कई हिंदूवादी नेताओं को खुलेआम धमकी दी गई और कई नेताओं को जान से मारने की धमकी के बाद भी उन पर अटैक हुआ, जान से मारा भी गया. शिवसेना दिल्ली प्रमुख हमारे साथ हैं. ये बताइए, खालिस्तानियों की तरफ से आपको एक SMS आया है, क्या धमकी दी गई है और अब तक पुलिस कार्रवाई की बात करें, दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? 5 दिसंबर को 8:15 बजे मेरे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया है, और जिसमें लिखा है, अपने आप को लश्कर खालिस्तान का चीफ लिखा था, और आप हिंदूवादी कार्य तुरंत बंद करो, अन्यथा आपका जो हर्ष सूर्य जैसा होगा. देखो, लगातार हम पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं. जैसे कि हमने फिरोजशाह कोटला की पाकिस्तान के खिलाफ पिच खोद दी थी, और पाकिस्तान का गायकों का भी हमने पुरजोर विरोध किया है, यहाँ पर दिल्ली में होने नहीं दिया है.
तो और यासीन मलिक की भी हम पिटाई कर चुके हैं। तो लगातार वो इस हमारे ट्रैक कर रहे हैं और हमारे पीछे लगे हैं, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं और उद्धव जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम अपनी आवाज़ को हमारी बुलंद रखेंगे। बिल्कुल, आपको दिखा दें कि दरअसल जिस तरीके से धमकी दी गई, बाकायदे उस धमकी के बाद से मंगत राम जी ने, जो कि प्रमुख हैं दिल्ली के शिवसेना के, उन्होंने इस लेटर पे पूरी जानकारी भी स्पष्ट की है कि किस तरीके से धमकी उन्हें दी गई, टारगेट किया गया। उसके बाद जो मैसेज खालिस्तानियों की तरफ से इन्हें भेजा गया, थ्रेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके आधार पे दिल्ली पुलिस के पास भी इस पूरे मामले की जानकारी संबंधित थानों में दी गई है। हालांकि इस पूरे मूवमेंट के बाद से शिवसेना के जो दिल्ली प्रमुख हैं, उनका ऐसा कहना है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो पंजाब में बहुत सक्रियता के साथ चल रहा है और किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला हो सकता है। देखिए इस तरीके के जो मैसेज हैं फ़ोन पे इनके, ये मैसेज उनके फ़ोन पे लगातार भेजे जा रहे हैं और लगातार जो थ्रेट्स है वो इनको यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कैमरामैन केडी के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। रिजॉर्ट राजनीति अब केवल विधायक, सांसद या पार्षदों तक ही सीमित नहीं रह गई है। कर्नाटक में पंचायत सदस्यों के एक समूह ने देवरगुड्डा गांव के एक सरपंच को गिराने के लिए 40 दिनों तक गांव से बाहर आनंद उठाया। आपको बता दें कि कर्नाटक ग्राम पंचायत में रिजॉर्ट राजनीति देखने को मिल रही है। तभी तो कर्नाटक के हावेरी जिले में एक गांव की ग्राम पंचायत के 9 सदस्यों को 40 दिन बाहर बिताने के बाद अविश्वास मत के लिए बेंगलुरु से वापस लाया गया। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू की अहम बैठक पटना में हुई। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। वहीं जेडीयू राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर टिप्पणी की। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि इस समय नेशनल एवरेज के मुताबिक पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। बिहार में जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार से लोग जागरूक हो रहे हैं। जो 5 था अब 3.99 पर आ गया है। लक्षद्वीप में 97% मुसलमान हैं, वहां 1.4 है। ऐसे में बीजेपी को यह भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन 2024 विपक्ष को एकजुट करना है। कानून को लेकर के मैं पटना के अपने मित्रों को बताना चाहता हूं, इस समय जो नेशनल एवरेज है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2:2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, आज औसत ये है। और बिहार में भी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ नीतीश जी के प्रचार प्रसार से भी और प्रबंधनों से भी जो 5 का एवरेज था आज 3 पर आ गया, 2.99 पर। और हमें उम्मीद है, हमारे मित्र आए हुए हैं लक्षद्वीप के, जहाँ 97% मुस्लिम हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पे 1.4 है। जम्मू कश्मीर जहाँ 70% मुस्लिम है वहाँ 1.5 है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। देखिए अब हिमाचल में क्या हुआ, वही तो नैरेटिव सामने है। कितना प्रचार हुआ था हिमाचल में, इसका मतलब अपोजिशन का स्पेस और लोगों का माइंडसेट भी क्लियर है क्या होता है। इतना बात जरूर है कि कुंडली को जरूर हम लोग विश्लेषण करेंगे, कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई। पार्टी में बिल्कुल इसका विश्लेषण होगा और ख़ास करके 2024 की जहाँ तक बात है तो इतना मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे और दिल्ली में जो विपक्ष के विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिले थे तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस, सकारात्मक रिस्पांस था उसको लेकर कि 2024 में एक प्लेटफॉर्म पे चाहे जिस तरीके से हो सबको आना चाहिए। तो पटना में जेडीयू की ये अहम बैठक थी।